जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा इस किरण पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 25 चलेगा। साथियों, इससे पहले इस बुक से टोटल 24 सेट का डिस्कशन कर चुके हैं। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको बिहार पुलिस के लिए कोई अच्छा सा प्रैक्टिस सेट का बुक चाहिए तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें टोटल 29 सेट्स है और 2024 में जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसी पैटर्न पर आधारित इस बुक को तैयार किया गया है। तो जो भी साथी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक है, इससे प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऊंचा, पर्वत, प्रचंड या फिर डी मुख्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऊंचा। ठीक है, तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऊंचा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, रमा प्लस इस बराबर रमेश, यह किस प्रकार की संधि है? तो याद कीजिए, हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था जिस शब्द के बीच में आपको ए का मिल जाए या ओ का मिल जाए वहाँ पर कौन सी संधि होती है? वहाँ पर गुण संधि होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं महेश, हमने क्या लिखा? महेश। तो बीच में देखिए ए का है तो कौन सी संधि है? गुण संधि है। ठीक है, महेश हो गया, रमेश हो गया, गणेश हो गया। ठीक है, इन सभी में क्या है? गुण संधि है, क्योंकि बीच में क्या है? ए का है। तो जिस भी शब्द के बीच में ए का मिल जाए या ओ का मिल जाए वहाँ पर क्या होता है? गुण संधि। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन गुण संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? चलिए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही जवाब है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। डायरेक्ट याद रखिएगा, कितने भेद होते हैं? 8। अगला क्वेश्चन देखिए, जो संभव नहीं हो वाक्य का एक शब्द क्या होगा? बताइए, जो संभव नहीं हो वाक्य का एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? असंभव। यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में असंभव। आगे देखिए, इनमें से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? तो यहाँ पर देखिए राजकुमार, राजा का कुमार, ये तो तत्पुरुष समास है। कमल, नयन। ठीक है, कमल के समान नयन, तो जिसमें के समान या फिर है जो आता है वो होता है कर्मधारय समास। तो बी ऑप्शन तो कर्मधारय समास है। राजकुमार तत्पुरुष समास है, ये समास नहीं है। ठीक है, पानी कोई भी समास नहीं है। अब पंकज की बात करें तो इसका होता है पंक प्लस ज। ठीक है, पंकज अर्थात जो पंख से जन्म लेता है, अर्थात कमल। पंख मतलब होता है कीचड़, तो कीचड़ में जो जन्म लेता है कौन है? वो कमल। ठीक है, तो ये आपका क्या है? पंकज बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। लंबोदर भी क्या है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, लंबोदर हो गया, ये आपका कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर बताइए। इनमें से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? इसका आंसर है सर जगदीश चंद्र बोस ने। इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। सर जगदीश चंद्र बोस कौन थे? एक महान भौतिकीविद एवं वनस्पति शास्त्री थे। बाकी हरगोविंद खुराना की बात करें, इनको 1968 में नोबेल प्राइज मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, और पूछा जाता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को कब मिला है? एस चंद्रशेखर यानी कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला है भौतिकी के क्षेत्र में? 1983 में। आप लोग कमेंट करके बताइए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल अन्न भंडार के अवशेष मिले?
एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और साथियों जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एप्लीकेशन का, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो विशाल अन्नागार जो है ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पर मिला है, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो कहाँ पर मिला, तो सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, यानी कि पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। ठीक है। हड़प्पा किस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। लोथल एक बंदरगाह था, ये कहाँ पर है, गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगन कहाँ पर है, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। तो कौन सा भारतीय राजा देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि से जाना जाता था। सही जवाब है अशोक। मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक कौन था, अशोक। ठीक है। अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है, देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है। अच्छा, पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है, तो अशोक वर्धन। याद रखिएगा, पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक वर्धन मिलता है पुराणों में, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि अशोक के राज्याभिषेक होने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था, तो याद रखिएगा उज्जैन। अशोक के राज्याभिषेक से पहले अशोक जो है कहाँ का राज्यपाल था, तो याद रखिएगा उज्जैन का राज्यपाल था। और एक पुस्तक याद रखिएगा राजतरंगिणी, जिसके लेखक कौन है, कलहन। ठीक है। तो कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी के अनुसार अशोक जो है किसका उपासक था, तो शिव का उपासक था। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक किसका उपासक था, तो भगवान शिव का उपासक था, ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनके दरबारी कवि कौन थे, हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है। भारत राज्य पुनर्गठन के समय अविभाजित बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। तो सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय अविभाजित बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट था मानभूम और पुरुलिया जिलों को पश्चिमी बंगाल में शामिल किया गया था। कौन कौन सा, एक मानभूम, दूसरा पुरुलिया, यहाँ पर लिख देते हैं। दोनों जिलों को कहाँ पर शामिल कर दिया गया, पश्चिम बंगाल में। इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो हिमालय जो है नवीनतम पर्वत श्रेणी का उदाहरण है और ये फोल्डिंग माउंटेन यानी कि वलित पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत की बात करें तो ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति का अनुसरण किया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने कई बार सुना होगा, अकबर ने। किसने? अकबर ने। अकबर ने ही 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? 1564 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। आगे देखिए, नादिर शाह ने डैश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। बताइए, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो
तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में फारस के नादिर शाह कहाँ के शासक थे? फारस। तो फारस के नादिर शाह ने 1738-39 के बीच भारत पर आक्रमण किया था और 1739 में वापसी के समय नादिर शाह ने अपने साथ कोहिनूर हीरा और तख्त ए हाउस, दोनों याद रखिएगा, तख्त ए ताउस और कोहिनूर हीरा दोनों को अपने साथ ले गया था 1739 में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। साम्यवादी चीन को 1950 में मान्यता देने वाला प्रथम गैर साम्यवादी देश कौन था? चलिए बताइए, चीन में कैसा शासन है? साम्यवादी। ठीक है, तो साम्यवादी चीन को 1950 में मान्यता देने वाला प्रथम गैर साम्यवादी देश कौन था? तो ये था अपना भारत। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, भारत। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और डैश के बीच लड़ी गई थी। बताइए क्वेश्चन 15 के लिए आंसर। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें हेमू की पराजय होती है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें मराठों की हार हुई थी। तो तीनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिकंदर लोदी की बात करें तो इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया था और 1506 में इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। रानी लक्ष्मीबाई डैश की शासिका थी। चलिए बताइए क्वेश्चन 16 के लिए आंसर क्या होगा? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम भी पूछा जाता है, जो कि क्या था? मणिकर्णिका। यहाँ पर लिख देते हैं मणिकर्णिका, ये रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की शासिका थी। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, झांसी। मराठा शासकों के प्रधानमंत्री क्या कहलाते थे? तो मराठा शासकों के प्रधानमंत्री पेशवा कहलाते थे। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, पेशवा कहलाते थे। ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? बताइए क्वेश्चन 18 के लिए आंसर। ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, कनाडा की राजधानी ओटावा, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। सभी को ध्यान रखिएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। निम्नलिखित में से क्या प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को याद में बनाया गया? तो ये क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा? इंडिया गेट। इंडिया गेट को प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया। और कहाँ पर इंडिया गेट? दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1921 में किया गया था। भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश कौन सा है? आंसर है गंगा का। सी ऑप्शन सही है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है।
25 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी को वृद्ध गंगा और दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है, जबकि कावेरी को दक्षिण की गंगा बोला जाता है। कावेरी नदी पर है मेट्टूर बांध। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। चलिए आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया? आंसर है 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930। फिल्म इंडस्ट्रीज से संबंधित कौन व्यक्ति बिहार से संबंधित है? तो तीनों के तीनों जो है फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है और तीनों ही बिहार से ही संबंधित है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक व्यक्ति धर्माचार्य था? तो मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में थे अब्दुल लतीफ़ मोहम्मद सादिक। ठीक है, कौन थे? अब्दुल लतीफ़ मोहम्मद सादिक। और दूसरा कौन था? मुल्ला बहवानी। दो व्यक्ति थे। फिर से रिपीट कर देते हैं, मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में अब्दुल लतीफ़ मोहम्मद सादिक, दूसरा मुल्ला बहवानी। ठीक है, इनमें से दोनों में से देखिए, यहाँ पे देखिए दोनों का नाम दिया है बहवानी और अब्दुल लतीफ़। तो दोनों में से जो मुल्ला बहवानी थे धर्माचार्य थे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। मोरेन कहाँ बनते हैं? ये क्वेश्चन पहले करा चुके हैं, बहुत पहले ये क्वेश्चन कराए थे। मोरेन कहाँ बनते हैं? तो ग्लेशियर यानी कि बर्फ, ग्लेशियर द्वारा बहाकर लाए गए जो मलबा होता है उसी को मोरेन कहा जाता है। ग्लेशियर बोले तो बर्फ, बर्फ यानी कि हिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमानी क्षेत्र। हिमानी क्षेत्र में मोरेन बनते हैं। बिहार में उग्रवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी के कौन से कारण है? अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो भूमि सुधारों का अभाव एवं सरकार की उदासीनता, मजदूरी की निम्न दर, सामंतों द्वारा शोषण, ये सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बताइए, बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु, राजकीय पुष्प, राजकीय पक्षी, सभी को ध्यान रखिएगा। तो बिहार का राजकीय पशु क्या हो जाएगा? बैल। राजकीय पक्षी पूछे तो गोरैया, बता चुके हैं। राजकीय वृक्ष पूछे तो पीपल, पीपल जो है राजकीय वृक्ष है। राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गोरैया, राजकीय पुष्प पूछे तो गेंदा। ये सब ध्यान रखिएगा। चाय और कॉफ़ी डैश मिट्टी में उगाई जाती है? इसका आंसर है लेटराइट मिट्टी में। लेटराइट मिट्टी जो है चाय, कॉफ़ी और काजू की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी का भारत में सबसे अधिक विस्तार है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला और राजा डैश की प्रेम कथा है? बताइए, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है किसकी रचना है? कालिदास की। तो इसमें शाकुंतला और किस राजा की प्रेम कथा है? इसका आंसर है दुष्यंत। आंसर क्या हो जाएगा? दुष्यंत। शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है अभिज्ञान शाकुंतलम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने डैश में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था। बताइए कहाँ पर? तो औरंगजेब ने कहाँ पर? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दक्कन। औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः
खर्च कर दिया था। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। हजारद्वारी महल डैश में स्थित है। तो हजारद्वारी पैलेस या फिर हजारद्वारी महल, जिसे पहले बड़ा कोठी के नाम से जाना जाता था, ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में किला निजामत में स्थित है। यहाँ पर आंसर होगा मुर्शिदाबाद। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत डैश में की गई थी। आंसर याद रखिएगा 2009 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया था। इसी के तहत 1973 में बाघ संरक्षण अधिनियम आया था। तो बाघ संरक्षण अधिनियम 1973, हिम तेंदुआ संरक्षण अधिनियम 2009। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 32। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है इक्ता के नाम से जाना जाता था। इक्ता, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तीलियां हैं? सभी को पता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 24 तीलियां हैं। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, इसे अपनाया कब गया था? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। कृष्णदेव राय, जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे? बताइए। कृष्णदेव राय, इनकी रचना है अमुक्त माल्याद, ठीक है। और कृष्णदेव राय जो है बाबर के समकालीन थे। तो इसका सही जवाब है तुलुब वंश। ये जो है तुलुब राजवंश से संबंधित थे कृष्णदेव राय। चलिए आगे देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? तो 368 के बारे में कई बार जिक्र कर चुके हैं। ये संविधान संशोधन से संबंधित है। आर्टिकल 368 संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है, आप लोग बताइए कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? बताइए, कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा? संवाद कौमुदी, ठीक है। संवाद कौमुदी जो है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है? आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है टिंडल प्रभाव। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य डैश कहलाता है। यह विभवांतर कहलाता है, ठीक है। विभवांतर शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिन्यास जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो जिस प्रकार पशुओं में हीमोग्लोबिन कार्य करता है, उसी प्रकार पौधों में कौन सा अणु होता है, ये पूछा गया है। तो हीमोग्लोबिन जो है सभी जीवों की लाल रक्त कोशिकाओं में लौह युक्त ऑक्सीजन परिवहन करने वाला प्रोटीन होता है। उसी प्रकार पौधों में क्या होता है? साइटोक्रोम। जिस प्रकार पशुओं में हीमोग्लोबिन, उसी प्रकार पौधों में साइटोक्रोम, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है।
तो चले साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 40 क्वेश्चन में से आज कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।